हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, बहुत टाइम और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो दिल टूट जाता है। फिर काम करने का दिल भी नहीं करता। आपके प्यार से ही तो काम में दिल लगता है और हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई सलाह या शिकायत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। छोड़िए मुझे सर, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए मुझे। वह खींचते हुए कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। राजेश जी और सरगम जी भी पीछे पीछे आ रहे थे और आरव को रुकने के लिए बोल रहे थे। वह बिना किसी की बात सुने उसे लेकर हॉल में एक और बने मंदिर में ले आया और माँ जगदम्बा के चरणों से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में सजा दिया। उसके ऐसा करते ही उसे मना करती कियारा के हाथ रुक गए। वह फ्रीज हो गई। फटी फटी आंखों से उसे देखते हुए उसने बाएं हाथ से अपनी मांग को छुआ और हाथ आंखों के सामने लाकर सिंदूर को देखा। दाएं हाथ की कलाई अभी तक आरव की गिरफ्त में थी। पीछे आते राजेश जी और सरगम जी पल भर के लिए चौंके, लेकिन फिर उनके चेहरे सुकून से भर गए, मानो उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अब तुम्हारी जिंदगी में भी रंग होंगे कियारा। वह कियारा से रूबरू था। कियारा चैन से नींद से जागी। आरव की यह हरकत उसे सुलगा गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे नहीं बंधना है किसी बंधन में मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो मुझे जहर दे दें या अपने हाथों से मेरा गला दबा दें, लेकिन मैं फिर से कोई वहशीपन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी मम्मी, प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए। उसके लहजे में ऐसा दर्द और तकलीफ थी कि वह जो उसे समझाने के लिए आई थी, उनकी भी आंखें नम हो गई। क्यारा बेटा, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तेरे पापा को देख, आज तक कितना ख्याल रखते हैं मेरा। कभी तुझे लगा कि उन्होंने मुझे कोई तकलीफ दी है या दी होगी? मेरा दिल कहता है बेटा, आरव तुझे बहुत खुश रखेगा। वह बहुत चाहता है तुझे, उन्होंने उसे प्यार से समझाया। लेकिन मम्मी, मेरे मन में कुछ नहीं है उनके लिए, बस बेहद गुस्सा है और मेरी मर्जी की उनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। तभी तो बिना मुझे समझे, बिना मुझे पूछे, बस मेरी मांग में। मम्मी, मैं नहीं रह सकती शादी नाम के रिश्ते में, आप तो समझिए प्लीज़। उसने फिर से कहा। वह बेबसी उसे देखती रही और फिर बाहर आ गई। मम्मी, क्या कहा कियारा ने? वह तो उन्हीं के इंतज़ार में था। मैं उसे नहीं समझा पाई बेटा, वह तैयार नहीं है और उसकी गलती नहीं है। उसकी ज़िंदगी ने उसे एक के बाद एक ऐसे दर्द दिए हैं कि उसे खुशियों में भी गम नज़र आने लगे हैं। उन्होंने आरव से कहा। मम्मी, मैं बात करूं? उसने पूछा। उनकी पूरी रात आंखों में बीत गई और फिर उन तीनों ने यह डिसाइड किया कि मंदिर में शादी कर दी जाए, और इसी मकसद से सरगम जी कियारा को समझाने उसके कमरे में गई थी। लेकिन फिर नाउम्मीद लौट आई थी, क्योंकि वह किसी भी तरह राजी नहीं हो रही थी। कियारा, आरव ने धीरे से कहा। वह जाने की सोच में डूबी हुई थी। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह खिड़की के पास खड़ी थी। वह अभी भी रात वाले हुलिये में थी। ब्लैक कलर के सूट में सोगवार सा चेहरा, सूजी हुई सुर्ख आंखें, कभी कभी कांपते मुलायम होंठ। वह बहुत हसीन लग रही थी और इस वक्त होश से बेगाना सी थी। दुपट्टा बाएं कंधे पर लटका हुआ फर्श चूम रहा था। मांग में भरा सिंदूर अभी तक वैसा ही था। लग रहा था रात भर सोई भी नहीं थी। आरव आगे बढ़ा तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। लम्हे भर को डर का साया चेहरे पर लहराया और फिर गुस्से से वजूद दहक उठा। आरव उसके करीब आ गया। आप क्या करने आए हैं यहाँ? जो भी बात करनी है दूर से कीजिए, वह गुस्से से बोली। आरव ने झुककर उसका दुपट्टा उठाया और आंचल को उसके सर पर डाल दिया। उसने कुछ शांत सी होकर अनचाहे ही पलकें झुका ली। कियारा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कल रात तुम्हारी मांग नहीं भरनी चाहिए थी बगैर तुम्हारी रजामंदी के। ऐसा करना मेरी गलती थी, लेकिन जब तुमने मम्मी को ऑफिस में हुई बातों के बारे में बताया था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें मुझे तड़पा गई थी और सबका मुंह बंद करने का मुझे बस यही तरीका समझ आया था। उसने कियारा की आंखों में झांकते हुए कहा, मानो उसके मन की था ले रहा हो। सर, जो भी हुआ मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शादी तो मेरे ख्वाब ख्यालों में दूर दूर तक नहीं है, इसलिए आप भी सब कुछ भूल जाइए। उसने दो टूक जवाब दिया। मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कियारा कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकती? सर, कुछ बातें दोहराने में तकलीफ होती है और आप तो मुझे फिर से पुराने दर्द को जीने पर मजबूर कर रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि ये मेरे बस में नहीं है, उसने ठहरे लहजे में कहा। लेकिन उसके पीछे छिपी बेचैनी वह समझ गया था।
ऐसा कौन-सा डर है, कौन-सा दर्द, कौन-सी तकलीफ़ है कियारा जो मुझसे शादी करके तुम्हें मिलेगी? सर प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसने बेचैनी से अपना चेहरा घुमा लिया। मैं जाने बिना नहीं जाऊँगा कियारा, वह फिर सामने आ गया। तो सुनिए, किसी का मेरे करीब आना मुझे जलाता है, मुझे छूने की कोशिश तक करना मेरी साँसें रोकता है। किसी भी मर्द पर एतबार नहीं होता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, मैं शादीशुदा ज़िंदगी में किसी को कोई सुख नहीं दे पाऊँगी। पत्नी का फर्ज नहीं निभा सकती मैं। वह शर्म से लाल चेहरे के साथ आंखें बंद कर सब बोल गई। आरव उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर नजरें हटाकर हल्के से मुस्कुराया। पत्नी का कौन सा फर्ज नहीं निभा सकती तुम? उसने निचला होंठ दांतों में दबाया। मैं प्लीज सर आप जाइए प्लीज। कियारा जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती हम रिश्ता हद में रहकर निभाएंगे। वह उसके करीब आकर धीरे से बोला। उसने एक नज़र आरव पर डाली। वह आंखों में सच्चाई और मोहब्बत की जोत जलाए उसे देख रहा था, लेकिन वह यकीन करने से इनकार कर रही थी। आप पर एतबार करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास, वह कहते हुए उसकी नज़रों से नर्वस हो गई। देखो कियारा, जो कुछ ऑफिस में सुना तुमने, सोचो अगर कोई मम्मी पापा से कहे तो क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? एक बार उनके बारे में भी सोचो। और फिर अब ना तो तुम विधवा रह गई हो और ना ही पूरी सुहागन बन पाई हो। अपनी खुदगर्जी में मम्मी पापा के अरमान तो न जलाओ। मैं तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जब तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। उसे कहकर कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन मंदिर में सादगी से शादी हो गई। वहां से आने के बाद सबने साथ में खाना खाया। रघु काका आज बहुत खुश थे। मम्मी पापा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। आरव भी मुस्कुरा रहा था, बस एक वही थी जो चाहकर भी खुश नहीं हो पा रही थी। वह 7 फेरों की रस्मों में बंध तो गई थी, मगर दिल से इस रिश्ते को नहीं अपना पाई थी। आज तमाम रस्मों रिवाज के साथ वह उसकी दुल्हन बन गई थी। खाने के बाद मम्मी उसे तैयार करके आरव के बेडरूम में ले आई और वह शर्म से जैसे गड़ी जा रही थी। कभी उनके बेटे के कमरे में उसके बेड पर हुआ करती थी और आज वह अपने हाथों से उसे किसी और के सुपुर्द कर रही थी। और आरव वह क्या सलूक करेगा? मर्द के कहने और करने में बड़ा फ़र्क होता है। ज़िंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। तुम खुशनसीब हो कियारा कि तुम्हें ये मौका मिला है। आरव बहुत अच्छा इंसान है। अपने अतीत के साये से अपने हाल को दूर रखना बेटा। अपने गुस्से, नफ़रत और हठधर्मी में उसे मत खो देना। मैं तेरी माँ हूँ और अपनी बेटी से हर माँ यही उम्मीद करती है कि वह अपने जीवन साथी की हो जाए, पूरी तरह उसके रंग में रंग जाए। हमारा सर कभी शर्मिंदगी से मत झुकने देना। इतना मान रखोगी ना? सरगम जी ने उसे समझाते हुए पूछा। वह बामुश्किल सर हिला पाई। वह मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। आरव धीरे से कमरे में दाखिल हुआ तो वह बेड पर नहीं थी। वह खिड़की के पास ही खड़ी थी। रेड कलर की साड़ी में उसका रंग दमक रहा था। लंबे सिल्की बाल खुले हुए थे, मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदिया चमचमा रही थी। बड़ी बड़ी काली आंखें और खूबसूरत होंठ जो आज सुर्ख लिपस्टिक की बदौलत और भी कातिल लग रहे थे। कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र और हाथों में भरी भरी चूड़ियां। वह सर से पैर तक कयामत लग रही थी। आज आरव ने पहली बार उसे रंगीन कपड़ों में इतना सजा संवरा हुआ देखा था। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर वह सिहर गई। मुठ्ठियां साड़ी पर साइड से कस गई और खौफ से आंखें बंद हो गई। वह खुद को आने वाले पलों के लिए तैयार कर रही थी। यूं तो उसने उसके करीब नहीं आने को कहा था, लेकिन उसे आरव पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। पहली शादी की पहली रात जहन में ताज़ा हो उठी थी और आंखें नम हो गई थी। तुम बहुत हसीन लग रही हो, आंखें तो खोलो प्लीज। उसकी मोहब्बत भरी आवाज बेहद करीब से उभरी। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। वह उसके बिल्कुल सामने खड़ा उसे निगाहों में समेटे था। वह शर्म से खुद में ही सिमटने लगी। उसकी नजरों से बचने के लिए वह रुक मोड़ कर खड़ी हो गई, लेकिन उसने उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। सर आपने कहा था। इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलती उसने उसके होंठों पर उंगली रख दी। सर नहीं आरव, अब तुम मेरी पत्नी हो, एम्प्लॉय नहीं। जी। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। वह बेबसी से होंठ काटने लगी। आरव चंद लम्हों तक उसे यूं ही निगाहों से दिल में उतारता रहा। अगर यूं ही होंठों को जख्मी करती रहोगी तो मुझे अपने होंठों से मरहम लगाना होगा। वह शरारती लहजे में बोला। उसने रुककर एकदम नजरें उठाई, जिनमें हैरानी और खौफ था। उसके होंठ कांप रहे थे, मानो लफ्ज ना मिले हों। नजरें दोबारा झुक गई थी और आरव के होंठ मुस्कुरा दिए। जस्ट किडिंग, रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह दरवाजे पर हुई दस्तक से दोनों चौंक कर उठ गए। आरव सोफे पर सोया हुआ था और वह बेड पर। वह दरवाज़ा खोलने उठी, तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा पूजा करनी है, उठ जाओ। ये सरगम जी थी। आरव ने खड़े होकर कियारा को देखा और फिर उंगली से होंठ की लिपस्टिक हल्की सी फैला दी।
हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिखरा दिए और फिर उसकी साड़ी के आंचल से पिन निकालने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वह उसकी छुअन से सिहर उठी। ज़रूरी है, वरना मम्मी को मैं तो नहीं समझा सकता कुछ। उसने चुप कराते हुए पिन निकाल दी और फिर उसे दरवाज़ा खोलने का इशारा करते हुए अपनी शर्ट उतारकर बेड पर उल्टा लेटकर आधी अधूरी सी चादर खुद पर डाल ली। कियारा उसका मकसद समझकर शर्मा गई। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सरगम जी ने उसकी शर्म से बोझल सुर्ख आंखें देखी और फैली हुई लिपस्टिक, सरका हुआ आंचल और फिर बेड पर सोए आरव की चौड़ी कमर उनके दिल को सुकून दे गई। वह उसे और आरव को जल्दी नीचे आने का बोलकर चली गई। मम्मी पूजा के लिए बुलाने आई थी, आप नहा लीजिए, उसने कहा। तुम नहा लो, मैं बाद में नहा लूंगा, वह उनिंदी सी आवाज़ में कहकर सो गया। पूरी रात सोफे पर उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। कियारा ने उस पर झिझकती सी नज़र डाली और फिर अपने लिए साड़ी निकालकर बाथरूम में घुस गई। उसने गीले बालों को झटक कर पीछे किया तो उड़ती हुई बूंदें आरव पर गिरी तो वह नींद से जाग गया। अधखुली आंखों से देखा तो वह पर्पल कलर की साड़ी पहने हुए आईने के सामने खड़ी होकर बालों को संवार रही थी। धुला धुला निखरा चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। वह चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, मानो यकीन कर रहा हो कि वह उसकी है और उसके पास है। फिर जल्दी से उठकर बाथरूम में घुस गया। पूजा के बाद वह मम्मी पापा के पास बैठ गया और कियारा सबको चाय देने के बाद रसोई में रघु काका के साथ नाश्ता तैयार करने में लग गई। आज यहाँ खड़े होना और कुछ करना एक अलग ही एहसास दे रहा था। उसके बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। आरव सर ने सबको कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के लिए कहा है, इसलिए सब लोग जल्दी से पहुंचिए। गायत्री ने सबको आने के लिए कहा और खुद भी जल्दी से वहां पहुंची। आरव ने दरवाज़ा खोलकर कियारा के साथ एंटर किया और सबकी आंखें हैरत से फैल गई। जहां आरव वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए बेहद स्मार्ट लग रहा था, वहीं आज सबने कियारा को पहली बार रेड बॉर्डर की पर्पल कलर की सिल्क की साड़ी में अलग ही अंदाज में देखा था। उसने बालों का जूड़ा बनाया हुआ था, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होंठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल और कानों में सोने के टॉप्स पहने हुए, बाएं हाथ में रिस्ट वॉच और दाएं हाथ में कंगन पहने वह नजर लग जाने की हद तक दिलकश लग रही थी। गाइस, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय गॉर्जियस वाइफ कियारा आरव बंसल। आरव के ये बोलते ही वहां मौजूद सभी के मुंह खुले के खुले रह गए और सबकी जुबान पर ताले लग गए। पूरा दिन ऑफिस में इसी बात की चर्चा रही। शाम को दोनों ऑफिस से घर लौट आए। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। आरव कियारा को देखकर फौरन दरवाजे की तरफ पलट गया। कियारा ने भी हड़बड़ाहट में साड़ी का पल्लू सीने पर फैलाया। उसे लगा था कि आरव कुछ देर मम्मी पापा के पास बैठेगा। उसे साड़ी पहनने की आदत नहीं रही थी, इसलिए उसे बहुत उलझन हो रही थी और साथ ही थकावट भी थी। रात को भी आरव की मौजूदगी में वह बेफिक्री से सो नहीं पाई थी। फिर पूरे दिन ऑफिस में रही तो आराम तो मिला ही नहीं था। वह ऊपर कमरे में आ गई थी, वॉच उतार कर रखी थी और बेड पर बैठ गई थी। जल्दी से सेफ्टी पिन निकाल कर साड़ी उतारनी शुरू ही की थी कि रूम में आरव ने कदम रखा। उसे देखकर वह भी अचकचाकर पलट गया और कियारा भी इस सिचुएशन पर बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। 2 मिनट बाद वह उसकी तरफ पलटकर उसके करीब आया। कियारा के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वह दूसरी ओर मुंह करके सीने पर हाथ रख के खुद को कोसते हुए संभलने की कोशिश कर रही थी। मुझे हार्ट अटैक देने का इरादा तो नहीं है ना जान? वह उसके करीब आकर उसके कंधे पर पीछे से झुककर उसके गाल से चेहरा सटाते हुए कमर में हाथ डालकर बोला। तो वह उछल पड़ी। कियारा वहां से हटना चाहती थी लेकिन उसकी बाहों में घिरे हुए ये मुमकिन नहीं था। वो पहले से ही घबराई हुई थी और अब तो और भी घबरा गई थी। आरव का रोमांटिक अंदाज उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, आप अपनी बात से इसे मुकर नहीं सकते, उसने कांपती घबराई आवाज में कहा। मैं कब मुकर रहा हूँ? बेफिक्र रहो, मैं उस हद तक नहीं जाऊंगा। लेकिन बीवी से थोड़ा रोमांस तो बनता है ना, उसने सरगोशी की। वह कांप गई और उसके इस खौफ को आरव ने साफ तौर पर महसूस किया। वह तो बस उसे छेड़ रहा था लेकिन अब उसने फौरन हाथ हटा लिए और सीधा हो गया। कियारा प्लीज डोंट पैनिक, तुम चेंज कर लो, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, डोर लॉक कर लेना, वह कहते हुए बाहर निकल गया। कियारा का दिल किसी एहसास से मचल रहा था। आज ऑफिस में सबके चेहरों पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। बातें बनाने वालों के मुंह बंद हो चुके थे और अब तो वह उनके लिए रेस्पेक्टेबल पर्सन बन चुकी थी। उसके नाम ने उसे ऐसा सम्मान दिया कि वह एक बारगी मुस्कुरा उठी और अपने मुस्कुराने पर खुद ही चौंक भी गई। और अब जो ये इंसिडेंट हुआ था तो उसने अपने अंदर कुछ पिघलता सा महसूस किया। रात का खाना सबने बड़े खुशनुमा माहौल में खाया। हालांकि वह मम्मी पापा से नजरें चुरा रही थी। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि सुबह जब मम्मी उन्हें बुलाने आई थी तो जो देखा था उसे देखकर वह क्या सोच रही होंगी, और यही सोचकर उसके गाल बार बार दहक उठते थे। खाने के बाद वह रूम में आ गई। आरव अंदर आया तो देखा वह नीचे बिस्तर लगा रही थी।
ये बिस्तर नीचे क्यों लगा रही हो? उसने बेड पर बैठते हुए पूछा। मैं यहाँ सोऊंगी। क्यों, बेड पर नींद नहीं आई तुम्हें? आप सोफे पर ठीक से नहीं सो पाए, इसलिए आप बेड पर सो जाइए और मैं यहाँ सो जाऊंगी। उसने आराम से नजरें झुकाए हुए कहा और फिर उठकर बेड पर से तकिया उठाने लगी। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बैठा लिया। मुझसे डर लगता है? उसने बहुत प्यार से पूछा। नहीं तो, वह उसकी करीबी से नर्वस सी हो गई। तो फिर यही मेरे पास सो जाओ, वहाँ सोने की क्या ज़रूरत है, बेड काफ़ी बड़ा है, हम आराम से सो सकते हैं। उसके लहजे में शरारत थी। नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगी, आप यहाँ सो जाइए। वह उठने लगी लेकिन उसने उसे बाहों के घेरे में ले लिया। क्यों, इतना भी भरोसा नहीं है? वह तो वहीं अटका हुआ था। सर प्लीज़, वह उसका हाथ झटक कर एकदम से खड़ी हो गई। क्या हुआ? आरव भी उठ गया। सर आप प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं इन सब बातों के लिए ज़रा सी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, लेकिन अब ये सर कहना छोड़ दो। मेरा नाम आरव है और याद रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। वह अब भी मुस्कुरा दिया और कियारा एक बार फिर उलझ गई। वह सो गई थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने बदन पर किसी हाथ की छुअन महसूस हुई। वह एकदम से नींद से जाग गई और आरव उसके बहुत करीब था। वह कुछ करती या बोलती उससे पहले ही उसने अपने होंठों से उसका मुंह बंद कर दिया और उसके हाथ उसके जिस्म पर रेंगने लगे। आरव, वह उसका हाथ हटाकर पूरी जान से चीख पड़ी। कियारा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो कियारा? मैं बदहवासी के आलम में चीखती कियारा को थाम कर बोला, लेकिन उस पर फर्क नहीं पड़ा। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, मुझे छूने की? किस हक से मुझे किस किया है तुमने? दूर हो जाओ। वह आंखें बंद किए हुए ही रोते हुए बोल रही थी। वह परेशान हो गया और पास रखा पानी का जग उस पर उड़ेल दिया। उसने एकदम से आंखें खोल दी। ये क्या, वह तो सपना देख रही थी, और वह भी ऐसा कि उसे जी रही हो। क्या हुआ? कोई सपना देख रही थी क्या? सॉरी, तुम कुछ सुन नहीं रही थी और ना ही आंखें खोल रही थी, इसलिए पानी डालना पड़ा। उसने गहरी नजरों से उसे देखा। उसका आंचल भीग कर सीने से ढड़कने लगा था। भीगे कपड़े बदन से चिपक गए थे। क्यारा उसकी नजरें महसूस कर जल्दी से उठी और कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। वह आई तो सूट की जगह येलो कलर की साड़ी पहने थी। चेहरा धुला हुआ था। वह उसे नजरों से ही प्यार किए जा रहा था। यहीं आ जाओ, बिस्तर गीला हो गया है, उसने कहा तो वह बेड के किनारे पर बैठ गई। उसने साड़ी से खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था। वह उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दिया। तो अब मुझे सपनों में भी बुलाने लगी हो तुम? और मैंने तुम्हें किस किया? वह उसकी ओर देखकर बोला और मुस्कुरा दिया। आपको किसने? वह हैरत से बोलते बोलते चुप हो गई और घबराकर खड़ी हो गई। वह हंस दिया और उसे हाथ से पकड़कर बेड पर बैठाने लगा। तो हाथ से पकड़ा आंचल छूट गया और ब्लाउज के डीप गले से उसकी पीठ पर लगा कोई निशान नजर आने लगा। कियारा ने जल्दी से उसे साड़ी से कवर किया। आरव का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया। उसने कियारा को बेड पर बैठाकर एक हाथ से कवर किया और दूसरे हाथ से उसकी साड़ी हटाने लगा। वह एकदम से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन उसने आंचल नहीं छोड़ा। नहीं सर, प्लीज नहीं, वह रिक्वेस्ट करते हुए बोली। कियारा, मुझे देखना है सर, नहीं, छोड़िए। लेकिन उसने एकदम से साड़ी हटा दी। उसकी पीठ पर चोट के निशान थे। आरव की उंगलियां उस पर फिसलने लगी थी। ये क्या है कियारा? वह खामोश थी लेकिन आंखें नम होने लगी थी। वह खुद को कहीं छुपा देना चाहती थी जहां कोई इसे ना देख पाए। आरव के सामने कमजोर पड़ना उसे मंजूर नहीं था। कैसे हुआ ये सब? क्या वह तुम पर हाथ उठाता था? कियारा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कियारा ने उसके धुआं धुआं चेहरे की ओर देखा और फिर बेड से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई और आरव के सामने अपने अतीत के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। फ्लैशबैक। राहुल और दिव्या के छोटे से आशियाने में ढेर सारी खुशियां आ गई थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि दिव्या मां बनने वाली है, राहुल ने दिव्या से सबकी नाराजगी मोल लेकर शादी की थी। वह अनाथ थी लेकिन बहुत प्यारी, मिलनसार और अच्छे सलूक वाली थी। राहुल के माता पिता भी नहीं थे और बड़े भाई सिद्धांत, भाभी छवि इस रिश्ते से जरा भी खुश नहीं थे, क्योंकि भाभी अपनी बहन बबीता से राहुल की शादी कराना चाहती थी। लेकिन उसने दिव्या से शादी कर ली। इसके बाद मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। जो भी हो, राहुल और दिव्या अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। बस कभी कभी दिव्या को दुख होता था कि उसके कारण भाई भाभी राहुल से दूर हो गए हैं। और फिर उनकी जिंदगी में उनकी बेटी आई जिसे उन दोनों ने नाम दिया कियारा। उनके जन्म के बाद तो उन दोनों की दुनिया पूरी हो गई थी, लेकिन बदनसीबी कब दबे पांव आकर तमाम खुशियां छीन ले पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन दिव्या कियारा को पड़ोस में छोड़कर सामान लेने गई तो उसकी लाश ही वापस आई। इसी कार ने उसे इस तरह टक्कर मारी थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसकी मौत से भाई भाभी ने मिलना शुरू कर दिया था। कियारा का वास्ता देकर छवि राहुल को दूसरी शादी के लिए तैयार करती रहती, लेकिन वह हमेशा टाल जाता। फिर भी छवि ने हिम्मत नहीं हारी
और बबीता को कियारा की देखभाल के लिए बुला लिया। बबीता का उसके लिए लगाव और प्यार देखकर राहुल ने शादी के लिए हाँ कर दी और जल्दी ही बबीता कियारा की माँ बनकर उस घर में आ गई। शादी के 7 महीने बाद ही बबीता की गोद में भी एक बेटी आ गई जिसका नाम उसने मानसी रखा। अब बबीता का कियारा के लिए रवैया बदल चुका था और सौतेली माँ के साए तले कियारा बड़ी होने लगी। वक्त बीतने लगा और जब कियारा ग्रेजुएशन और मानसी 12th में थी, राहुल भी एक दिन हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़ गए। बबीता जो राहुल के होते कियारा से ज्यादा मिसबिहेव नहीं कर पाती थी, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। और एक दिन बबीता ने कियारा को बताया कि उसका रिश्ता तय कर दिया गया है और अगले हफ्ते उसकी शादी है। उसने दबे लफ्जों में इनकार करना चाहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। छवि के होते सिद्धांत भी कुछ नहीं बोल पाए और कियारा को उससे 10 बरस बड़े गगन से ब्याह दिया गया। गगन की शादी में उसके 2-4 दोस्त ही आए थे और कोई रिश्तेदार नहीं था। जब कियारा गगन के साथ अपनी ससुराल पहुंची तो गगन के मम्मी पापा को देख बहुत हैरान हुई, लेकिन गगन ने उसे कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर बैठी कियारा ने जो सुना उसका दिल कांपने लगा। वह एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में आ फंसी थी। गगन मानसिक रूप से बीमार था। उसे दूसरों को तकलीफ देने में सुकून मिलता था। वह माँ बाप से दूर दूर रहता था, बात नहीं करता था। उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता था कि वह ऐसा होगा, लेकिन शाम होते होते उसका वहशीपन बढ़ने लगता था। यही वजह थी कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी नहीं की थी और यही बात उसे खुद से कियारा से शादी करने की वजह बन गई थी। रात के जाने किस पहर में वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। शराब की बदबू से कियारा का सर चकरा गया। वह घबरा गई थी। इस वक्त गगन उसे लाल लाल आंखों वाला डरावना राक्षस लग रहा था। महज 19 साल की उम्र में उसे ऐसे जानवर के साथ बांध दिया था बबीता ने, क्योंकि उसे उससे नफरत थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और कियारा की तरफ बढ़ा। वह उसके तेवर देखकर कांप उठी। दर्द से कियारा की आह निकल गई। गगन ने उसके हाथों में अपनी उंगलियां गड़ाकर खड़ा कर दिया था। क्या नाटक कर रही है? ऐसी छुई मुई बनने की जरूरत नहीं है। चल कपड़े उतार और बिस्तर पे बिछ जा। उसकी ऐसी बातें उसके कानों में तीर की तरह चुभी। उसने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन उससे पहले ही गगन ने उसे थाम लिया और उसके चिल्लाने को नजरअंदाज करते हुए बिस्तर पर पटक दिया। बाहर से सरगम और राजेश जी दरवाजे को पीटते हुए उसे कियारा को छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह वहशी जानवर बन चुका था और कुछ ही देर में कियारा की दर्द भरी चीखें उन्हें सुनाई दे रही थी। वो दोनों रोते हुए दरवाजे पर ही बैठ गए और अंदर उसका तकलीफ देने का सिलसिला जारी था। थक हार कर सरगम जी राजेश जी को दूसरे कमरे में ले गई, क्योंकि कियारा की चीखें अब रुक चुकी थी। गगन जबरदस्ती उसे रौंद कर नशे में चूर सो चुका था। उसने अपने कुचले मसले वजूद पर एक निगाह डाली और दर्द से बेहाल लहू में रंगी हुई कपड़ों को समेटते हुए उठ गई। लंगड़ाते हुए उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सरगम जी भाग कर आई और उसकी हालत पर रो पड़ी। उन्होंने उसके जख्मी वजूद को संभाला और गर्म पानी करके उसे बाथरूम में ले गई। ये कोई एक रात की बात नहीं थी। वह जिस दिन भी घर आता उसे मन भरकर रोनता और मारना पीटना तो आम बात थी। राजेश जी बीमार थे और सरगम जी कमजोर। वह खुद भी इतनी टूट चुकी थी कि सब सहने को ही उसने अपनी किस्मत मान लिया। एक बार पुलिस स्टेशन भी गई थी, एफआईआर कराई, लेकिन उसने पैसा खिलाकर केस दबा दिया और फिर इसका हर्जाना सूद समेत उससे वसूल किया। जब इतनी तकलीफ देने पर भी मन नहीं भरा तो वह उसे सिगरेट से भी दागने लगा था। उसकी चीखें चिल्लाना, उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसे सुकून पहुंचाती थी। वह नाम का ही गगन था, वरना दानव से कम तो नहीं था। हाँ, वह नौकरी करता था और घर खर्च चलाता था। हफ्ते में 1 या 2 बार आता था। शादी के बाद कियारा के घर वालों ने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा। शादी को 7 महीने हो गए थे और कियारा को एहसास हुआ कि एक और वजूद उसके अंदर सांसें लेने लगा है। उसे लगा कि अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कोई भी इंसान कैसा भी हो अपनी औलाद से तो मोहब्बत करता ही है। वह खुश थी। उस दिन उसके आने से वह डरी सहमी नहीं और न ही उसके बुलाने पर जाने में कोई आनाकानी की। वह उसे यह खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब थी और जब कियारा ने उसे बताया तो वह खुश होने के बजाय आग बबूला हो गया। ये फालतू के झंझट नहीं चाहिए मुझे, इसे ख़त्म करा देना, चल अब जल्दी आ। कहते हुए वह उसे बिस्तर पर आने का इशारा करने लगा। पहली बार कियारा ने उसे इनकार कर दिया कि डॉक्टर ने अभी एहतियात करने के लिए कहा है। साली मुझे मना करती है? मुझे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई इस अजन्म में पिल्ले के लिए मुझे ठोकर मारती है? आज तुझे मैं बताता हूँ। वह उसकी तरफ झपटा। कियारा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस पर जैसे भूत सवार था। उसने उस रात वहशीपन की तमाम हदें पार कर दी और अपनी भूख शांत करने के बाद उसे ठोकरों से बेतहाशा मारा। इतना मारा कि उसका बच्चा भी उससे छीन लिया और जिंदगी को जीने का इरादा भी।
उसके बाद जब वह आया तो खुद को बचाने के लिए गलती से उसे ऐसा धक्का लगा कि कृष्ण जी की भारी मूर्ति उसके सर पर आ गिरी और उसकी मौत हो गई। ऐसे में मम्मी पापा ने मुझे संभाला, मेरा साथ दिया। पुलिस मुझे ले गई, लेकिन मम्मी पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी गहने बेचकर अच्छा वकील किया और मुझे जेल जाने से बचा लिया। उसके बाद से हम बस एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। मैंने कई जगह नौकरी की, लेकिन चंद महीनों में ही किसी न किसी तरह मेरे कातिल होने की खबर उनको लग जाती और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता और फिर आपकी फर्म में मुझे जॉब मिली। और आगे का सब कुछ तो आप जानते ही हैं। वह खिड़की से बाहर देखते हुए ही बोल रही थी। पूरी बात बताने के बीच उसने एक बार भी अरब की तरफ नहीं देखा। इस वक्त वह अपने जख्म उधेड़ रही थी, खुद ही खुद को तकलीफ पहुंचा रही थी और इस टीस के कारण आंखें भी झमाझम बरस रही थी। लाज शर्म के कारण जो वह नहीं भी बताना चाहती थी, आज सब बोल दिया था। उसने बात खत्म करके आंखें रगड़ डाली और चुप होकर खड़ी हो गई। अरव की आंखों में भी नमी आ गई थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि कितना कुछ सहा था कियारा ने। और अब जब सब कुछ मालूम हुआ तो उसकी दिमागी हालत का अंदाजा उसे होने लगा था। सच था कि उसका भरोसा उठ जाना था शादी जैसे रिश्ते से, पति नाम के एहसास से। उसे तो सुनकर चंद मिनटों में इतना दुख हुआ था और उसने तो 7 महीनों तक सहा था ये सब। उसका दिल कियारा के दुख से भर गया। वह धीरे से उठकर उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। ये सब चोट के निशान उसी की देन है। उम्मीद है अब आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। उसने आरव का हाथ हटाते हुए कहा और कमरे से निकल गई। वह इस वक्त अकेली रहना चाहती थी। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ बोले या सुन सके, इसलिए छत पर चली आई। ठंडी बहती हवा ने जैसे उसके जख्म सहला दिए। वह वहीं रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और आंसुओं को अपने अंदर उतार लिया। आरव पीछे खड़ा उसे देख रहा था और उसके दुख को महसूस कर रहा था। ऐसी तकलीफ, ऐसा दर्द और वीरान जिंदगी की उसने तो कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन के बाद आरव ने उसे परेशान करना छोड़ दिया था। वह उसे अपनी निगाहों में रखता जरूर था, लेकिन उसे महसूस ना हो इस तरह से। मम्मी पापा के सामने वो दोनों ही नॉर्मल बिहेवियर रखते थे। कियारा ने भी उसके ऐसा रहने पर चैन की सांस ली थी। आरव बेटे, तुम दोनों अभी तक कहीं घूमने नहीं गए? हनीमून पर कब जाने का सोचा है? राजेश जी ने पूछा। वो लोग रात का खाना खा रहे थे जब राजेश जी ने पत्नी के इशारा करने पर पूछा था। कियारा ने चेहरा छुपाने के लिए खुद को प्लेट पर झुका लिया और खाना सर्व करते रघु काका मुस्कुरा उठे। और आरव, उसे तो खाना खाते खाते खांसी आ गई। रघु काका ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। कियारा ने नजर नहीं उठाई। वो पापा, दरअसल ऑफिस में बहुत काम है, अभी फिलहाल तो जाना मुमकिन नहीं है। थोड़ा चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं तो देखते हैं, उसने बहाना बनाया। ये काम तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे, लेकिन गुजरे दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। यही यादें तो रह जाती हैं। फिर साथ रहोगे तो प्यार और गहरा होगा। सरगम जी ने गहरी नजरों से कियारा को देखा। आरव ने यह देखा और बात बना दी। वह समझ गया था कि मम्मी को अभी भी उनके रिश्ते पर शक है और ये शक पिछले कुछ दिनों में गहरा हुआ है। क्या ख्याल है जान, कहाँ जाना है हनीमून पर? मैं सोच रहा हूँ सर्दियों में किसी पहाड़ी जगह पर चलेंगे, जहाँ गिरती हुई बर्फ से हम तुम नज़ारों में खो जाएं। वह पानी लेने किचन में आई थी। आरव ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए खुद के करीब करते हुए कहा और साथ ही मम्मी के आसपास होने का इशारा भी किया। लेकिन वह इस सदमे से अभी उभरी ही नहीं थी कि कुछ समझ पाती। आप अब एक अच्छी बीवी की तरह मेरी इस बात को भी मान लो, उसने उसे देखते हुए कहा। वह रेड बॉर्डर की वाइट सिल्क की साड़ी में थी। इस वक्त उसकी बाहों में उसकी नज़दीकी उसे नर्वस कर रही थी। साथ ही गगन की नज़दीकी भी उसे याद आने लगी थी। वह समझ गया था कि वह अब चीखने वाली है। मम्मी जो आसपास ही थी, उनके सामने उसका ऐसा चिल्लाना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए उसे मम्मी के नज़दीक होने का बताया। वह सूरत हाल समझकर धीरे से सर हिलाने लगी। मम्मी को लगा कि वह उस पर झुका हुआ है और वह अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए चली गई। लेकिन अभी भी कियारा का कुछ न बोलना उसके जहन में खटक रहा था। उसके जाने के बाद वह अलग हुआ। आप दूर रहकर भी बात कर सकते थे, उसने थोड़ी नाराजगी से कहा। हाँ, ताकि मम्मी को शक करने की एक और वजह मिल जाए। थोड़ा मुस्कुराकर कोई रोमांटिक जुमला बोल देती तो सब ठीक हो जाता। उसने कियारा को देखते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से दमक उठा। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका दिल बेईमान होने लगा। वह उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। उसके नरम होठों को चूमना चाहता था। उसको अपने प्यार से सरोबार कर देना चाहता था। लेकिन आपने हाथ से मेरा मुंह क्यों बंद किया? वह बोली। गलती हो गई यार, हाथ से नहीं होठों से बंद करना था। वह उसकी आंखों में देखकर शौकी व शरारत से मुस्कुराया। उसने नाराजगी से आरव को देखा और बेडरूम की तरफ चल दी। आरव भी उसके पीछे बालों में हाथ फेरते हुए चल दिया।
दूर खड़ी सरगम जी की नजरें कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। कियारा यहाँ आओ, बिस्तर रहने दो वहाँ। उसे कियारा गुप्ता से कियारा आरव बंसल बने हुए 2 महीने हो चुके थे। आज भी दोनों में वही फासले थे, वही दूरियां थी। कियारा उस पर इतना यकीन तो करने लगी थी कि वह उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। वह बेफिक्र होकर अब रूम में सो जाती थी। उस रोज भी हमेशा की तरह वह आरव के बाद रूम में आई और नीचे बिस्तर लगाने लगी। जब आरव ने उसे रोक दिया, जी, वह बेड के करीब आकर खड़ी हो गई। उसे लगा कि कोई जरूरी बात करनी है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया। वह ब्लू और फ्यूजी कलर में खूबसूरत लग रही थी। आरव ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल खोल दिए। वह एक बार को सुनसी हो गई। उसकी नजदीकी उसे नर्वस तो कर रही थी, लेकिन बुरी नहीं लग रही थी। आरव ने उसकी तरफ नजरें उठाई तो उसकी निगाहें उसकी ब्राउन आंखों में उलझ कर रह गई। वह नजरें झुकाना भूल गई। वह आंखों में मोहब्बत के चिराग जलाए उसे प्यार से निहार रहा था। अगले ही लम्हे उसका हाथ उसकी कमर पर था और उसने उसे करीब कर उसके माथे को चूम लिया। उसकी नजरें झुक गई। शर्म से लाल गाल दहक उठे। उसने उसके चेहरे को हथेलियों में भरकर ऊपर किया और उस पर झुकने लगा। कियारा को उस पल उसके चेहरे में गगन का अक्स उभरता दिखाई दिया। पल भर में खौफ की लहर उसे कपा गई। वह कांपने लगी, सांसें भारी हो गई, जिस्म अकड़ने लगा था। आरव ने उसकी हालत देखी तो उसे जल्दी से बाहों में भरकर बेड पर लिटाया और उसकी हथेलियों को सहलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद जब वह कुछ नॉर्मल हुई तो देखा वह अपना सर आरव की गोद में रखे हुई थी और आरव का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह उठने लगी, लेकिन आरव ने उसे लेटने के लिए कहा। तुम आराम करो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। तुम बेफिक्र होकर आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उसने कियारा के माथे पर हाथ रखकर कहा और उठ गया। कियारा ने आंखें बंद कर ली। आरव लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाकर बेड के दूसरे किनारे पर लेट गया। मैं अपनी हद को बरकरार रखूंगा, तुम प्लीज रिलैक्स होकर सो जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम वहां सोती हो, उसने धीरे से कहा और करवट लेकर आंखें बंद कर ली। आरव ने पिछले 2 महीनों में उसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं की, कोई ज्यादती नहीं की, कभी उसे कोई ताना नहीं दिया और कभी अपनी मर्दानगी को उस पर लादने की कोशिश नहीं की। वह उसे बहुत प्यार और हिफाजत से रखता था, मानो वह कोई अनमोल कीमती चीज हो। आज पहली बार उसने उसके साथ इतने नजदीक आने की कोशिश की थी और ये नजदीकी, ये करीबी उसका हक थी। लेकिन वह तो अपने अतीत को पीछे छोड़ ही नहीं पा रही थी। शर्मिंदगी और दुख आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। हालांकि आज भी आरव ने उससे कोई शिकायत नहीं की थी, बल्कि खुद ही बिना गलती के माफी मांगी थी। उसकी खामोशी, उसकी मोहब्बत, उसकी केयर कियारा को अपनी नज़रों में छोटा महसूस करा रही थी। वह जाने किसी आग में सुलगने लगी थी। वह अगर ज़बरदस्ती करता, उसे कुछ बुरा कहता, पिछली ज़िंदगी को दोहराता, किसी और मर्द के साथ गुजरे लम्हों के ताने देता, तो शायद वह इतना गिल्ट फील नहीं करती। लेकिन उसका बड़प्पन उसे परेशान कर रहा था। कियारा धीरे धीरे आरव पर यकीन करने लगी थी। एक ही कमरे में एक ही बेड पर रहते हुए भी उसने कभी उसे छूने की कोशिश तक नहीं की थी। लेकिन उसकी निगाहों की तपिश वह महसूस करती थी। वह उसके साथ नॉर्मली अब कभी कभी बात कर लेती थी, साथ में मार्केट चली जाती, मंदिर हो आती। आरव की मोहब्बत को ना चाहते हुए भी वह महसूस करने लगी थी और दिल उसकी ओर खींचने लगा था। उस रोज भी ऑफिस के बाद वह आरव के साथ मॉल में थी। सर्दियों का आगाज हो चुका था तो मौसम के हिसाब से कपड़े खरीद रही थी। उसे स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर आरव के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। वह उसे कहना चाहती थी, लेकिन हिचक रही थी। सुनिए, आप ये ट्राई कीजिए, वह धीरे से ब्लेजर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर ब्लेजर ले लिया। वह बहुत खुश था। आज पहली बार कियारा ने खुद से उसे कुछ कहा था। वो दोनों काउंटर पर थे जब किसी ने कियारा को आवाज़ लगाई। ये बबीता और छवि थी। कियारा अचानक उन्हें देखकर शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उन्हें नमस्ते करने के बाद आरव से मिलवाया। वो दोनों हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। गगन कहाँ है? तुम्हारी शादी तो गगन से हुई थी, फिर ये कैसे तुम्हारा पति हो गया? छवि ने आरव का लिहाज नहीं किया और उसके सामने ही पूछ बैठी। कियारा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब उससे नहीं दिया जा रहा था। वह बेचैन और बेबस सी खड़ी थी। आरव बिलिंग करवा चुका था। उसके करीब आया और एक हाथ से उसका हाथ थाम लिया। गगन अब इस दुनिया में नहीं है। अब कियारा मेरी पत्नी है। दुनिया में किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा होता है वह उसे मिलकर ही रहता है। कुछ लोग खुशियों को भी अपने लालच और खुदगर्जी की वजह से दुख में बदल देते हैं, तो कुछ लोग जिन्हें ज़बरदस्ती नरक में धकेला जाता है, उनके लिए ऊपर वाला खुशियों का रास्ता निकाल देता है। वैसे आप लोग कभी समय निकाल कर घर आइएगा, उसने गंभीर लहजे में कहा और उन्हें घर आने का इनविटेशन देकर कार्ड उनके हाथ में थमाते हुए उनसे विदा लेकर कियारा को अपनी बाहों के घेरे में लेकर बाहर निकल आया।
वह अभी भी हौले से कांप रही थी। छवि की मक्कारी से वह अच्छी तरह वाकिफ थी। वह कभी उससे मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए कभी उस घर में नहीं गई थी जहाँ उसके माँ बाप का कभी बसेरा हुआ करता था, जहाँ उनके साथ की यादें बिखरी हुई थी। वह पुरानी यादों में खोई हुई खिड़की से बाहर नजर जमाए बैठी थी, जबकि उसे नजर कुछ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में आरव ने गाड़ी रोकी तो वह चौंक कर सीधी हुई। घर कब आ गया उसे मालूम ही नहीं हुआ। उसने नीचे उतरकर अंदर कदम बढ़ा दिए। आरव भी तेजी से उसके पीछे गया। ये क्या बेवकूफ़ी है क्यारा? क्यारा अंदर कमरे में आकर बामुश्किल रोके हुए आंसू बहाने लगी थी। आरव की आवाज़ पर और भी सर झुका गई। लेमन कलर की साड़ी में वह बहुत दिलकश लग रही थी। आरव ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया। उसने जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि वह और भी उससे चिपक गई। चंद लम्हों के बाद उसकी सिसकियां थम गई। आरव ने उसकी भीगी पलकें चूम ली। उसने एकदम से नजर उठाकर उसे देखा। उसकी ब्राउन आंखें उसी पर जमी थी। वह बेध्यानी से मुंह खोले उसे देखती रही। सुर्ख सफेद चेहरे पर जगमगाती आंखें, धीमी सी मुस्कान लिए होंठ, डार्क ब्राउन बालों और आंखों में वह बेहद हैंडसम लग रहा था। वह अभी भी उसकी मजबूत बाहों में थी। वह आरव को मदहोशी के आलम में देखे जा रही थी कि तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उन दोनों को ही होश में ला दिया। क्यारा जल्दी से अलग हुई और वह बालों में हाथ फेरता हुआ दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। पीछे वह शर्म से लाल चेहरा लिए खड़ी थी। दरवाजे पर रघु काका थे, जो उनको खाने के लिए बुलाने आए थे। अगले दिन वाह क्या ठाठ है इसके। उनके सपनों में भी क्यारा की ऐसी जिंदगी नहीं थी। बबीता और छवि आज अपनी बेटी मानसी के साथ क्यारा से मिलने आई थी। मानसी अपनी माँ और मासी कम चाची की सोच से मिलती हुई सोच रखती थी, इसलिए वह भी जलन के खुमार से उससे मिलने पहुंच गई थी। सरगम और राजेश जी रघु काका के साथ घर पर थे और रोज की तरह कियारा और आरव ऑफिस गए हुए थे। आरव का खासा खूबसूरत और बड़ा घर देखकर उनकी आंखें फैल गई थी। सरगम जी ने कियारा के मायके वाले होने की वजह से उनके लिए खास इंतजाम किया था। नाश्ते पर हाथ साफ करते हुए उनकी नजरें घर का जायजा ले रही थी। सरगम जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी नजरों का लालच उन्हें कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। तभी कियारा और आरव ने अंदर कदम रखा और एकदम सभी की निगाहें उस तरफ उठ गई। आरव की तरफ उठी मानसी की निगाहें जिसे उस पर चिपक कर रह गई। उसका लंबा कद, डार्क ब्राउन बाल और आंखें, गोरा रंग, मजबूत जिस्म, बेशक वह लाखों में एक था। उसकी पर्सनैलिटी अपनी ओर खींच लेने वाली थी। मानसी के दिल में एक हुक सी उठी। उसने दूसरी नजर बेमन से कियारा पर डाली और चौंक गई। ये वही थी जिसकी तरफ देखना भी उसे अपमान लगता था। बचपन से लेकर उसकी शादी होने तक उसने उसे सिर्फ नीच समझा था। वह भी हमेशा दबी सी, सादे पुराने या सस्ते कपड़ों में उसके ध्यान से दूर रही थी। आज इस वक्त ब्लैक ब्लाउज पर डिजाइनर टील कलर की प्लेन साड़ी पहने हुए उसके सामने थी। उसका गेहुआ रंग आज दमक रहा था। वह काजल और हल्की सी लिपस्टिक में ही बेहद हसीन लग रही थी। वो दोनों उन सबसे मिले और कियारा का दिल उन्हें देखकर बैठने लगा। वो लोग सबसे मिलकर चले गए। इस बीच कियारा ने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि मानसी का ध्यान हद से ज्यादा आरव की तरफ था। तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। मानसी आज भी उनके घर आई हुई थी। वह इस एक हफ्ते में तीसरी बार घर आई थी। घर में सभी को उसका आना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, और सबसे ज्यादा कियारा को, क्योंकि वह जब भी आती बस आरव के ही आगे पीछे घूमती रहती थी। आज भी वह उसी से बातें कर रही थी और कियारा उसे देखकर मन ही मन कुढ़ रही थी। भला क्या जरूरत थी आरव को उस दिन अपना पता देने की। बिजनेस स्टार्ट करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर जब पता चला कि दुनिया में पैसे और पैसे वालों को ही तवज्जो दी जाती है और कड़कों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो सोचा देखते हैं कि पैसे में आखिर ऐसा होता क्या है। और यकीन मानो कुछ भी नहीं होता। आरव के अंदाज में कड़वाहट और नज़रों में मानसी के लिए नफरत थी, लेकिन उसने आराम से कहा। क्यारा उसके लिए स्नैक्स और चाय ले आई। मानसी पर आरव के अंदाज का जरा भी असर नहीं था। वह इधर उधर की बातें कर आरव का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगी हुई थी। कियारा ने पहली बार उसका जायजा लिया था। वह स्लीवलेस वन पीस पहने हुए थी, जिसमें उसके बाजुओं के साथ साथ घुटनों से काफी ऊपर तक भी खुला हुआ था। मेकअप सलीके से किए हुए अपने शोल्डर कट बालों को आधा से झटकते हुए वह बहुत मादक अंदाज में बार बार मुस्कुरा और हंस देती थी। आरव भी उससे बातें कर ही रहा था। उसे वहां अपना आप बहुत मिसफिट सा लगा। वह घर आने के बाद रोज की तरह सादे कपड़े पहने हुई थी। वह वहां से उठ गई। आरव और मानसी ने एक बार उसे देखा और मानसी फिर से आरव से कुछ पूछने लगी। उसने सीढ़ियां चढ़कर एक बार उन्हें पलटकर देखा और फिर कमरे में आ गई। जाने क्यों दिल में कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। तुम वहां से क्यों चली आई थी शाम को? आरव ने उसके करीब आकर कहा। तो वह एकदम से चौंक गई। रात का खाना खाकर वह छत पर आ गई थी। शाम से ही उसके दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी।
यहाँ वह अपने ही ख्यालों में गुम थी, तभी उसे आरव के आने का पता नहीं चला था। अब जो वह उससे बोला तो वह चौंक गई। बस ऐसे ही उसने कहा, लेकिन लहजा उदासी में डूबा हुआ था। तुम्हारी बहन है और तुम ही वहां नहीं रुकी। एनीवे, यहाँ क्या कर रही हो? उसने उसके प्यारे चेहरे को निगाहों में समाते हुए कहा। कुछ भी नहीं। वह निगाहें झुकाए खड़ी थी। आरव को उस पर बेहद प्यार आ रहा था। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में भरकर खुद से करीब कर लिया। सर, ये, वह भौखलाहट से बोली। फिर से वही, क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा पति हूं अब? पति पत्नी हम सिर्फ दुनिया की नजरों में, इस रिश्ते की असलियत आप भी जानते हैं और मैं भी। यहाँ हमें कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वह बेचैनी से बोली। अरब के हाथ उसकी बाहों पर कस गए। वह उसे जितनी ढील दे रहा था, वह उसका उल्टा ही मतलब निकाल रही थी। क्या असलियत है हमारे रिश्ते की? उसने अपनी आंखें उस पर जमा दी। क्यार ने उसकी तरफ देखा। वह अलग ही अंदाज में था, थोड़ा गुस्सा और थोड़ी सी झुंझलाहट। वह पल भर के लिए सकपका गई, फिर खुद को संभाल लिया। आप जानते हैं कि हम में कितने फासले हैं। और वह आगे कुछ भी नहीं कह पाई। आरव ने अपने देखते होंठों से उसके होंठों को चूम लिया। ये इतना अचानक था कि वह समझ ही नहीं पाई। फिर उसने खुद को अलग करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आरव ने उसे बाहों में भरा हुआ था। चंद लम्हों में ही जैसे सदियों का फासला सिमटा था। उम्मीद है आइंदा से तुम्हें हमारा रिश्ता और इसकी असलियत भी याद रहेगी, उसने कियारा को देखते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। पलकें झपकाकर खुद को संभालना चाहा, लेकिन नाकाम रहने पर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। उसकी मासूमियत ने पल भर में उसका गुस्सा शांत कर दिया और उसे एहसास हुआ कि जाने वह इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी भी या नहीं। वह कुछ कहता उससे पहले ही कियारा भागकर नीचे चली गई और उसके सोने के बाद वह किसी वक्त बेडरूम में आई। उस दिन के बाद कियारा उससे नजरें चुराती थी, सामने भी पड़ती तो उसकी ओर देखे बिना बात करती, और रात में उसके सोने के बाद ही कमरे में जाती। दिल उसे देखकर अजीब अंदाज में धड़कता था। वह उससे नाराज होना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पा रही थी। उससे बचने की हर कोशिश करती रहती थी। आरा उसकी ये सब कोशिशें देख भी रहा था और समझ भी रहा था। जब कभी नजरें मिलती भी थी तो उसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ जाती थी, जो उसके लबों पर मुस्कुराहट ला देती थी। वह खुद भी अक्सर उन पलों के एहसास में खो जाता था। लेकिन उस दिन के बाद से कियारा ने उसे कभी सर कहकर नहीं पुकारा। उन्हीं दिनों मम्मी ने पापा के साथ बद्रीनाथ जाना तय किया। रघु काका भी उनके साथ जाने को तैयार थे। उसने एक दो बार सरगम से पापा की तबीयत को लेकर रुकने को कहा, लेकिन उनका इरादा पक्का था और वो लोग शाम में निकल गए। बस कियारा और आरव दोनों ही घर पर थे। अब उसकी नजरें थी और कियारा का घबराया शर्माया सा वजूद। वह जानबूझकर उसको छेड़ने वाले गाने गुनगुनाने लगता और उसके गालों के बदलते रंग पर मोहब्बत से उसे देख मुस्कुरा उठता। लेकिन इस खूबसूरत मोहब्बत में ग्रहण बनकर मानसी फिर से घर में आई। कियारा, तुम कुछ बना दो यार, अच्छा सा स्पाइसी सा, तब तक मैं और आरव बात कर रहे हैं। मानसी ने आरव के करीब बैठी कियारा से कहा। कियारा का जरा भी मन नहीं था उसे आरव के साथ रहने देने का। वह उसकी जलनखोर निगाहों को देख रही थी और मानसी का मन नहीं था कि वह उसके और आरव के पास बैठे। वह बस आरव का साथ चाहती थी। उसका स्टेटस और कामयाबी उसे लुभा चुके थे। क्या लेंगे आप? उसने पूछा। ऐसा करो, मटर पनीर बना लो, उसने सोच समझ कर जवाब दिया, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगता। कियारा ने एक नज़र उस पर डाली और मोबाइल पर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया और वहीं बैठी रही। मानसी ने कुछ देर तक उसके उठने का इंतज़ार किया, लेकिन जब वह वहीं बैठी रही तो वह झुंझला गई। अरे तुम अभी तक यहीं हो? बना दो, मुझे भूख लगी है, उसने कहा। आरव समझ रहा था कि कियारा जाना नहीं चाह रही है, लेकिन वह आराम से बिना कुछ कहे बैठा रहा। यूं भी अपनी लड़ाई खुद लड़ने का हौसला उसमें होना चाहिए। अब डरना किस बात का? दीदी आप परेशान मत हो, जितना टाइम मुझे बनाने में लगता उससे भी कम टाइम में आ जाएगा आपका मटर पनीर, उसने आराम से मानसी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। आरव को अचानक हंसी आ गई। थोड़ी देर में ही ऑर्डर आ चुका था और मानसी का चेहरा देखने लायक था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह कियारा को उठाकर बाहर फेंक दे। कहाँ से ऑर्डर किया यार? इट्स वेरी टेस्टी। क्यों मानसी? आरव ने जानबूझकर मानसी से पूछा और कियारा को मन ही मन शाबाशी दी। मानसी ने कुछ कहते नहीं बना। तुम मानसी से खौफ खाती हो? उसने डाइनिंग टेबल पर रात का खाना खाते हुए कियारा से पूछा। नहीं, वह पल भर को रुकी और फिर नजरें उठाए बिना कहा। फिर से छोड़कर क्यों नहीं गई? वह मुस्कुराहट होंठों में दबाए था। मुझे उसके इरादों से डर लगता है। इस बार भी उसने प्लेट पर झुके हुए ही जवाब दिया। और उसके इरादे क्या हैं बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा, तो अभी बता दो ताकि मैं सावधान हो जाऊं। कुछ बातें बिना बताए महसूस की जाती हैं। आरव उसे नजरों में भरे देखता रहा। वह उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ देखना नहीं चाह रही थी। और वह उसे नजरों से ही परेशान करने पर तुला था। आखिर वह उठ खड़ी हुई और आरव भी खाना फिनिश करके लॉन में चहलकदमी के लिए चला गया।
कियारा की जान पर बनी हुई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों आगे जाकर क्या रंग लेगी आरव और कियारा की ये कहानी, और अगले पार्ट में आरव की जिंदगी का बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, तो अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा।